हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की हमारे साथ कंटेंट की क्लासेस चल रही थी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेजर क्या होता है। लेजर तक आपने समझ लिया है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कैश बुक क्या होती है, यानी कि जो रोकड़ बही है वो क्या होगी, किस तरह की एंट्रीज उसमें की जाती हैं, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं शामिल करूंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ये कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से है कॉमर्स स्टडी जोन। आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी पिन है मैसेज, तो वहाँ पर भी आप वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कैश बुक क्या होती है। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सारी ही वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि कैश बुक होती क्या है, व्हाट इज कैश बुक। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि कैश बुक क्या है, तो प्रारंभिक लेखे की सहायक पुस्तकों सब्सिडरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रोकड़ बही जो होती है मुख्य सहायक बही और प्रधान बही, मेन सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली कोई आपसे पूछता है कि कैश बुक क्या है, तो कैश बुक क्या होती है, सब्सिडरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक लेखे की सहायक, ये भी प्रारंभिक लेखे की ही यानी कि ओरिजिनल एंट्री की ही बुक कहलाती है और ये आपकी एक तरह की सब्सिडरी बुक होती है। तो रोकड़ बही मुख्य सहायक बही और प्रधान बही भी है, ये आपकी सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है। क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि कैश बुक जो है वो लेजर है या कैश बुक, जो आपकी लेजर डायरेक्टली आ जाएगा और जर्नल है। तो यहाँ पर जर्नल और लेजर दोनों ही होती है जो कैश बुक होगी। अगर आप कैश बुक रखते हैं तो आपको जो लेजर है उसमें कैश अकाउंट खोलने की नीड नहीं होती, अलग से रोकड़ खाता नहीं रखा जाता अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है कैश बुक रखना, क्योंकि डायरेक्टली जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, रिसीविंग आपको हो रही है, आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कैश बुक में। तो यहाँ पर उसके लिए आपको अलग से कैश अकाउंट रखने की नीड नहीं होती है। तो ये इसका एक बेनिफिट भी हो कहा जा सकता है। इसमें सभी नकद प्राप्तियों और भुगतानों के लेखे से युक्त रोकड़ बही व्यवसाय की तरलता की स्थिति, लिक्विडिटी पोजीशन का एक दर्पण होती है। तो इस तरह के वर्ड से आपको ये रहेगा कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आ रहा है तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कैश बुक क्या है, और आप इस तरह से लिख देते हैं तो एग्जामिनर को बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि आपको कैश बुक के बारे में अच्छे से नॉलेज है। और वर्ड्स के जो आपने चूज किए होते हैं उससे इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर कि आपको बहुत अच्छे से लिखना भी आता है। तो इसीलिए इस तरह से मैं आप लोग को नोट प्रोवाइड करा रही हूँ कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह से आपकी तैयारी होती रहे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक ज़रूर से कर दिया करिए। यहाँ पर फ्री बैच चल रहा है, कोई भी आपसे पेमेंट नहीं ले रहे हैं। अभी थोड़ा-सा धीरे-धीरे इसलिए आपकी तैयारी चल रही है क्योंकि अभी पहले आपका जो होगा टियर 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो टियर 2 है, जहाँ पर आपकी ये सब्जेक्टिव आना है, वो वाली क्लासेस मेन आपका वो रहेगा टियर 2, जहाँ पर आपका ये सब पूछा जाना है। तो अभी धीरे-धीरे आपके चल रहे हैं। अच्छा खासा टाइम है जिसमें कि आपके सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाने हैं। लेकिन लाइक ज़रूर से करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए वीडियोज़ को। यहाँ पर जो कह रहा है कि नकद प्राप्तियाँ और भुगतान, तो कैश बुक में क्या होता है, जो भी आपकी रिसीव कैश में हो रहे हैं, आप पेमेंट कैश में कर रहे हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कैश से ही रिलेटेड, रोकड़ से रिलेटेड ही सारे पेमेंट और रिसीविंग दिखाई जाती हैं। अब किधर पेमेंट होता है, किधर रिसीविंग होती है, अब इसका फॉर्मेट हम देखेंगे। तो रोकड़ बही को रोकड़ खाता के स्थान पर खोला जाता है, ये तो भी मैंने बता ही दिया कि अगर आप रोकड़ बही रख रहे हैं, कैश बुक रख रहे हैं, तो आपको कैश अकाउंट रखने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको जर्नल में अलग से आप पहले सारे एंट्रीज करिए, उसके बाद उससे आप कैश अकाउंट बनाइए, तो इतना झंझट की बजाय सीधे-सीधे कैश बुक बना ली जाती है। तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको जर्नल में करने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप डायरेक्टली कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ भी कैश में पेमेंट किया है, कैश बुक में दिखा दीजिए, आपको रिसीविंग हुई है, तो कैश बुक में दिखा दीजिए। तो किसी भी टाइम पर आप ईज़िली जो उसका बैलेंस है वो निकाल सकते हैं कि आपके पास किसी भी टाइम पर कितना कैश अवेलेबल है। तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैश बुक क्या होती है। आइए अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वैसे ये आपकी कई तरह से बनती है, कई कॉलम्स की होती है। एक बार इसका फॉर्मेट देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें कि जो है कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फॉर्मेट को कि किस तरह का होगा। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है ये। सबसे पहले डेट का कॉलम हो जाता है, फिर पार्टिकुलर्स यानी कि यहाँ पर जितनी भी रिसीविंग्स हैं, जितना कुछ भी हमको मिल रहा है कैश में, उस सबको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं।
और जो कुछ भी हम पेमेंट करते हैं वो सब हमारा क्रेडिट साइड में आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये आपका सेकंड वाला कॉलम है। तो पार्टिकुलर्स में आपका रिसीप्ट आ जाएगा, उसके बाद वाउचर नंबर पड़ता है, जिस वाउचर का है। उसके बाद इसमें भी ध्यान रखिएगा कि लेजर फोलियो नंबर इसमें भी ध्यान रखिएगा कि लेजर फोलियो नंबर पड़ता है, जिस तरह से आपका जर्नल में पड़ता है सेम वैसे ही इसमें भी पड़ता है। उसके बाद अमाउंट जो होता है उसको आप दिखाते हैं। अगर पहले से कुछ अमाउंट यहाँ पर आपके पास है, यानी कि पहले की अगर है वर्ष की बनी हुई, तो वहाँ पर से कैरिड फॉरवर्ड करके यहाँ पर लाया गया है, तो वो ओपनिंग बैलेंस की तरह यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी हमें रिसीव होगा, जैसे कि यहाँ पर अलग-अलग हेड्स बताए गए हैं, तो वो सब हम यहाँ पर दिखाएँगे। सेम ऐसे ही क्रेडिट के कॉलम में भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्रेडिट बैलेंस निकल कर के आता है, क्योंकि ये सिंपल कैश बुक है, यहाँ पर बाकी के कॉलम्स नहीं दे रखे हैं। ऐसे कि यहाँ पर होता तो एक बैंक कॉलम और एक्स्ट्रा बढ़ जाता, डिस्काउंट का कॉलम बढ़ सकता था, डबल कॉलम की जो होती है बैंक और कैश हो जाएगा। जो 3 कॉलम की होती है कैश बुक, वहाँ पर बैंक, कैश और डिस्काउंट तीनों हो जाएँगे। तो ये इस तरह से आपकी कैश बुक तैयार की जाती है। डेबिट साइड में रिसीविंग होगी और क्रेडिट साइड में पेमेंट होगा। इसको ध्यान में रखिएगा और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर के आपका निकल कर के आता है। क्योंकि ये साइड बड़ा होगा, ज़ाहिर-सी बात है आपके पास आय ज़्यादा होगी तभी तो आप पेमेंट कर पाएँगे। इसलिए यहाँ पर आपका डेबिट साइड बड़ा रहता है और क्रेडिट साइड छोटा रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि कैश बुक में हमेशा ही क्या होता है, डेबिट बैलेंस रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। नेक्स्ट अब आ जाता है कि इसकी फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएँ क्या होती हैं। तो इसकी फीचर्स की अगर हम बात करें, इसी में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो फीचर्स में रोकड़ बही में केवल नकद लेन-देनों को तिथिवार लेखा किया जाता है। ओनली कैश ट्रांज़ैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेली इन द कैश बुक। तो आपने समझ ही लिया कि जो आपने कैश में ट्रांज़ैक्शंस किए होते हैं, उसको आप कैश बुक में दिखाते हैं, डेली बेसिस पर तिथिवार दिखाया जाता है। फिर आ जाता है सेकंड, रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में नकद प्राप्तियों, कैश रिसीव्ड और क्रेडिट पक्ष में हम नकद जो कैश पेमेंट होते हैं उनका लेखा किया जाता है। तो अभी वो आपने देख ही लिया इसके फॉर्मेट में ही कि जो आपका डेबिट साइड होता है वहाँ पर कैश रिसीविंग्स हो जाती हैं, जो कुछ भी आपको मिला है और जो कुछ भी कैश आपने पेमेंट किया है उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएँगे। थर्ड आता है कि यह बही लेन-देन के एक पक्ष नकद तथा बैंक से संबंधित पक्ष का लेखा करती है। दिस बुक रिकॉर्ड्स द कैश साइड ऑफ द ट्रांज़ैक्शन एंड द बैंक साइड। यहाँ पर जो आपकी 2 कॉलम की बनती है, जिसमें कि एक कैश का साइड भी होता है और बैंक साइड भी होता है। तो वहाँ पर आप इज़िली दोनों को ही देख सकते हैं और कभी-कभी इन दोनों में डिफ़रेंस होता है, तो इसी डिफ़रेंस के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, बीआरएस जिसे शॉर्ट में कहते हैं। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस पर भी एक अलग से वीडियो आएगी। तो बीआरएस जो होता है तैयार किया जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों में डिफ़रेंस क्यों है। कभी-कभी चेक होता है ना कि आपने पेमेंट कर दिया, उसी दिन बैंक में जमा नहीं हुए, तो वहाँ पर कैश आपकी पेमेंट नहीं हुई या आपको मिल गया, आप अपने पास रखे रहे। उसके बाद किसी और दिन जाकर के आपने बैंक में डिपॉज़िट किया और आपको पेमेंट आई। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी-कभी दोनों के बीच में डिफ़रेंसेस आ जाते हैं। फिर आ जाता है कि यह बही एक ही समय में रोज़नामाचा और खाता बही दोनों का काम करती है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो आपकी रोकड़ बही होती है वो क्या है? तो ये लेजर और जर्नल दोनों होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट है इसमें, रोकड़ बही का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। अब ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी कैश बुक बन रही है, उस कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है, इतना ये भी ध्यान में रखिएगा, इस कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है, उसमें हमेशा ही क्या रहेगा आपका डेबिट बैलेंस ही रहता है। मीन्स कहने का ये डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में आपके सारे रिसीविंग होती हैं, जो आप रिसीव कर रहे होते हैं, रिसिप्ट होती हैं। तो हमेशा ही क्या रहता है कि आपकी जो प्राप्तियाँ हुई हैं, वो ज़्यादा होती हैं और आप पेमेंट कम करेंगे। जब आपके पास आय ज़्यादा होगी तभी तो आप भुगतान कर पाएँगे, तो डेबिट साइड क्या होता है, हमेशा ही बड़ा होता है। इसीलिए इसमें हमेशा ही डेबिट बैलेंस रहता है कैश साइड में, ये ध्यान में रखिएगा। और बैंक साइड जो उसका बैंक कॉलम होता है, वहाँ पर डेबिट या क्रेडिट दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं। लेकिन जो आपका कैश साइड है, उसमें हमेशा ही डेबिट बैलेंस रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है व्यवहार में रोकड़ बही रोकड़ खाता का विकल्प है, तो आपने समझ ही लिया ये पॉइंट तो। 7th वाला है कि रोकड़ बही खोलने पर रोकड़ खाता नहीं खोला जाता है और रोकड़ बही से रोकड़ खाते का काम लिया जाता है। ये भी सेम उसी से रिलेटेड हो जाता है कि व्हेन अ कैश बुक इज़ ओपन्ड, अ कैश अकाउंट इज़ नॉट ओपन्ड, यानी कि दोनों साथ में नहीं रखे जाएँगे। अगर कैश बुक रखी जाएगी तो कैश अकाउंट आप नहीं खोलते हैं और उसकी जगह पर आप उसी से ही काम चलाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या होती है कैश बुक और उसकी फीचर्स और फॉर्मेट आपने देख लिया। अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसके लाभ होते हैं। एडवांटेजेस इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक।
तो यहाँ पर क्या है, पहला वाला हो जाता है कि हस्तस्थ रोकड़ की जानकारी, कैश ऑन हैंड इन्फॉर्मेशन। आपको ये पता चल जाता है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, किसी एक टाइम पीरियड में आपके पास कितना कैश है। बहुत ही ईज़िली आप उससे पता लगा सकते हैं। सेकंड वाला है कि खाता बही में रखने से छुटकारा, एलिमिनेट्स द नीड टू मेंटेन लेजर, यानी कि आपको कैश अकाउंट लेजर में नहीं बनाना पड़ता। क्योंकि कैश अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर आपको पहले क्या चाहिए होता है, उसके लिए पहले आपको जर्नल चाहिए होता है। जर्नल में जो एंट्रीज़ होंगी उसमें आप एक-एक एंट्री को ढूँढेंगे कि कौन सी कैश एंट्रीज़ हैं, कहाँ पर कैश पेमेंट है, कहाँ पर कैश रिसीप्ट है। उसके बाद आप उससे कैश अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, तब आपको बैलेंस पता चलेगा कि कितना आपके पास कैश है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैश बुक बना लीजिए, जर्नल की भी नीड नहीं होती क्योंकि ये सब्सिडरी बुक की तरह आ जाता है जर्नल की। डायरेक्ट आप इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कैश बुक बहुत ही ईज़ी हो जाती है। और इसीलिए क्या होता है कि समय और परिश्रम की भी बचत होती है, सेविंग टाइम एंड एफर्ट। ईज़िली देखा जा सकता है इससे कि किसी भी टाइम पर कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है, कितना हमने पेमेंट किया है, किसको किया है, किसको नहीं किया है, किसको क्रेडिट पे किया है। क्रेडिट वाला दिखाएँगे ही नहीं, तो जितने को नहीं दिखाया मीन्स उनका क्रेडिट पर हुआ है, और जिनको दिखाया गया मीन्स उनका कैश पर हुआ है। गबन जालसाज़ी, धोखाधड़ी पर रोक आप ईज़िली यहाँ पर जो है प्रिवेंट कर सकते हैं इन चीज़ों से। लेन-देनों के कार्यों में सुविधा रहती है, ईज़ ऑफ ट्रांज़ैक्शनल ऑपरेशंस, कि वहाँ पर हम ईज़िली ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं कि हमें ये पता चल पाता है कि कौन से हमारे कस्टमर्स हैं जिनको अलग-अलग कुछ आपका 3 कॉलम की जो होती है कैश बुक, वहाँ पर डिस्काउंट का भी एक कॉलम बनता है, कैश का बनता है, बैंक का बनता है, और तीसरा कॉलम हो जाता है डिस्काउंट का, जो 3 कॉलम की होती है आपकी। तो उसमें ये रहता है कि हमको ये भी पता चल जाता है किसको हमने कितना डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर इसके कॉलम के टोटल से मतलब नहीं होता, मेन टोटल इन दोनों का ही रहता है, जो आपका डिस्काउंट वाला है, यहाँ पर डिस्काउंट के कॉलम की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाएगा बैंक व्यवहारों का लेखा, अकाउंटिंग फॉर बैंक ट्रांज़ैक्शन, जो बैंक कॉलम है आपको उससे पता चल जाएगा कि कितने ट्रांज़ैक्शंस आपने बैंक से रिलेटेड किए हैं। कहीं पर आपका कोई चेक डिसऑनर हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो होते हैं वो सारी, या कॉन्ट्रा एंट्री कौन-सी है। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, अभी आगे एक क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू शामिल किया है, वहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे उसको। फिर आ जाता है व्यापार की योजना बनाने में सरलता, ईज़ ऑफ बिज़नेस प्लानिंग। बहुत आसान रहता है क्योंकि हमको लिक्विडिटी पता होती है कि हमारे पास कितनी कैश अवेलेबल है, कैश एट बैंक कितना है, कैश इन हैंड कितना है, तो वहाँ पर हम ईज़िली अपनी प्लानिंग कर पाते हैं। नकद से संबंधित लेखों का समीकरण, इक्वलाइज़ेशन ऑफ कैश रिलेटेड अकाउंट्स, तो हम ईज़िली हैंडल कर पाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये इसके क्या है, एडवांटेज कहिए या फिर इम्पोर्टेंस कहिए कैश बुक की। जैसे कैश बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत बनते हैं। और कैश बुक और जो आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की ही प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपको ईज़िली याद रहेगा। कैश बुक को अभी आपने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट अब इसके कुछ एमसीक्यूज़ ले लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। व्हाट काइंड ऑफ एंट्री हैपेंस इन कैश बुक? कैश बुक में किस प्रकार की प्रविष्टि होती है? स्पेशल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको कैश बुक क्या है, ओरिजिनल एंट्री की बुक है। तो यहाँ पर मूल प्रविष्टियाँ की जाती हैं, आपको जर्नल की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेजर में आपको अकाउंट, अगर कैश अकाउंट पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपको जर्नल चाहिए है, लेकिन अगर कैश बुक की बात की जाए तो आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंट्री मेड ऑन बोथ साइड ऑफ ए कैश बुक कार्ड? कैश बुक के दोनों ओर की गई प्रविष्टि क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री, जर्नल एंट्री, डबल एंट्री। तो यहाँ पर जो कैश बुक के दोनों साइड में एंट्री होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रतिपक्ष प्रविष्टि या उभयनिष्ठ प्रविष्टि भी हिंदी में लिखा हो सकता है, इंग्लिश में कॉन्ट्रा एंट्री बोली जाती है। तो एक आंसर है ऑप्शन है, यानी कि कभी कभी जो होता है कुछ एंट्रीज ऐसी होती है, जैसे कि चेक है, आप जिस दिन जो है आपको मिला, उसी दिन आपने एक मिलने पर तो एंट्री कर दी, लेकिन उसके बाद आपने डिपॉज़िट नहीं किया है, तो जिस दिन आपने डिपॉज़िट किया और उसके बाद जिस दिन क्या होगा उसकी पेमेंट हुई, तो वहाँ पर एक दूसरी एंट्री दोबारा फिर की जाती है। तो वहाँ पर जहाँ पर भी डबल एंट्री होती है, तो उसपे हम सी लिख देते हैं कुछ इस तरह से, तो वो इंडिकेट करती है कि ये डबल 2 बार हुई है, तो उसे ही हम कंट्रा एंट्री बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज़ द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इंडिकेट्स? यहाँ पर कह रहा है कि कैश बुक के डेबिट पक्ष का शेष क्या दर्शाता है?
Credit balance as per the bank statement, the total amount is withdrawn from the bank, total amount deposited in the bank, none of them. तो कैश बुक के डेबिट पक्ष का जो शेष है, यानी कि जो हमने कैश बुक बनाई तो अभी आपने फॉर्मेट में देखा था कि जो डेबिट साइड था ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। डेबिट साइड जो था उधर हम दिखाते हैं जितनी भी हमको रिसीविंग हुई है, जो कुछ भी हमको मिला होता है, जो रिसिप्ट होती, इधर हम दिखाते हैं जो कुछ भी हमने पेमेंट किया होता है, वो वाला साइड। तो ये साइड क्या होता है, ये आपका बड़ा होता है, ये साइड क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कैश इन हैंड। अगर ये साइड जो होता है आपका बड़ा होगा और ये साइड छोटा हो जाएगा, तो बैंक कॉलम में आपके दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी बड़ा हो सकता है, डेबिट भी बड़ा हो सकता है। तो मतलब कहने का ये कि अगर आपका बैंक कॉलम का ये वाला साइड क्या है, बड़ा है, ये वाला साइड छोटा है, तो वहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पर बैंक ओडी शॉर्ट में लिखा जाता है, तो वहाँ पर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेबिट पक्ष का शेष जो है वो क्या दर्शाता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, द टोटल अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाला कि क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि जो आपकी कैश बुक है उसमें जो कैश कॉलम है उसमें तो नहीं होता है, आपको पता ही हमेशा ही डेबिट बैलेंस दिखाती। तो क्रेडिट बैलेंस की अगर बात की जा रही है मतलब कि वो बैंक कॉलम की जा रही है, जो बैंक कॉलम उसका है उस कॉलम की जा रही है, तो उसमें आपका क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा-सा अब अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि अब पहले बेसिक मैंने आप लोग को पढ़ा दिया कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम से अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, तो उनका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपका धीरे-धीरे लेवल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, इफ अ कंपनी इश्यूज अ चेक टू पे द अकाउंट्स पेएबल, व्हाट विल इट बी फॉर। यानी कि यदि कोई कंपनी देय खातों को भुगतान करने के लिए चेक जारी करती है तो वह किसके लिए होगा। To increase the asset for the stakeholders, to increase the asset of the company, to decrease the asset and liability, to increases the liabilities for the stakeholders। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कंपनी जो है वो अकाउंट पेएबल यानी कि उसको कुछ पेमेंट करना है, उसके लिए वो चेक जारी कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा। जब चेक कंपनी जारी करती है तो जिसको भी वो देगी तो उसके अकाउंट्स जो पेएबल हैं, जो अकाउंट्स पेएबल कहिए या बिल्स पेएबल हैं, शॉर्ट में अगर इस तरह से लिख दें तो वो क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे, कम होंगे, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है तो डिक्रीज हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा, अब पेमेंट किया है तो किससे किया होगा, अब चेक जारी किया है तो चेक जारी करेंगे तो कैश ही तो दे रहे हैं ना आप इनडायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर चेक जब देंगे तो वह बैंक में डिपॉजिट करेगा तो आपको जाएगी तो कैश ही जाएगी, तो कैश भी यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, और कैश क्या है, कैश आपकी एसेट हो जाती है। किस तरह की एसेट होती है, तो कैश आपकी करेंट एसेट हो जाती है, तो वो भी कम होगी, तो यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट दोनों ही डिक्रीज होंगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टू डिक्रीज द एसेट एंड लायबिलिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस विल अ ट्रांजैक्शन बी ट्रीटेड एज ए कॉन्ट्रा एंट्री। किस स्थिति में लेन देन को प्रतिप्रविष्टि माना जाता है। When the cash is received and deposited from the customer, when the cash is withdrawn from the bank for office uses, both of the above, none of the above। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री जो होगा वो कब माना जाएगा, जब ग्राहक से नकदी प्राप्त और जमा की जाती है, जब कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से नकदी निकाली जाती है, तो दोनों ही सही हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्ट्रा एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी जो अभी मैंने आप लोग को समझाया है, तो इजीली आप इसका आंसर दे देंगे। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या करेक्ट आंसर है इसका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हो सकता है दोनों ही करेक्ट है या फिर इनमें से कोई एक या फिर कोई भी नहीं, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से कैश बुक के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल पे आप नए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, जिसमें सारी ही वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं, और आगे जो वीडियो आने वाली है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।